हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ भी सकते हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन लगभग आते भी हमेशा। ठीक है, तो जैसा कि दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2021-22। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम चल रहा है तो फिर केमिस्ट्री का पेपर भी आने वाला। ठीक है, तो क्या करते हैं, टोटल मान लीजिए जो भी चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते हैं, जिससे मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि डिटेल में हम लोग पढ़ पाएंगे एग्जाम के बीच में। बाकी यदि नॉलेज चाहिए तो बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस बीच सिर्फ हम लोग को स्कोरिंग करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देख रहे हैं सॉलिड स्टेट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला लिया गया है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद फिर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, जो कि 4 प्रकार का होता है, इनमें से किसी प्रकार का दे देगा कि मतलब आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं या फिर आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, और अगला है फ्रैंकल और शार्टकी दोष, उसके बाद यफ केंद्र, इनसे क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद एक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, यहाँ दिया गया है। उसके बाद फिर एक कोशिका का घनत्व D = ZM/A³ × Na, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, उसके बाद अगला है क्रिस्टल की मात्रा। मान लीजिए क्रिस्टल की मात्रा दी गई है, इतना ग्राम ले रहे हैं, इतना ग्राम दिया गया है, तो उस पर हम लोगों को बताना होगा कि उसमें कितने एकक कोशिका या फिर यूनिट सेल होंगे, सेलों की संख्या। उसके बाद फिर या अणुओं और परमाणुओं की संख्या भी पूछ सकता है। उसके बाद बहुविकल्पीय में यदि हम लोग देखेंगे कि मतलब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर इसमें जो पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो वो पैरामीटर्स, जैसे मान लीजिए प्राचल जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे A, B और C, जो कि यूनिट सेल के कोर की लंबाई होती है। उसके बाद अल्फा, बीटा और गामा, इनके बीच का कोण। तो इनमें मान लीजिए रिलेशन ABC, जैसे मतलब A = B = C है, और उसके बाद अल्फा = बीटा = गामा = 90 है, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो घनीय होगा, क्यूबिकल होगा। ठीक है, इस प्रकार से पैरामीटर से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पीय में। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, जो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग संकुलन क्षमता। ठीक है, तो संकुलन क्षमता यदि मान लीजिए निकालना अच्छे से आप लोग सीख गए हैं तो उसी से आपका छोटा क्वेश्चन भी बन जाएगा और बड़ा क्वेश्चन भी, मतलब 60 लांग दोनों बन सकता है, बहुविकल्पीय भी बन सकता है। कि मतलब एक कोशिका में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए यूनिट सेल SCC, BCC, FCC लिया गया, तो उसमें कितने कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, उसमें रेडियस R और कोर की लंबाई A में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इनका संकुलन क्षमता डायरेक्ट भी पूछ सकता है। वैसे डेरिवेशन करने के लिए तो आता है कि कितना टोटल आएगा, सॉल्व करके बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इस पर भी ऑप्शनल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए सिलेबस से निकाल देंगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए यदि पुराने पेपर से पेपर बनाया जा रहा है तो कभी ऐसा भी होता है कभी कभार कि जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो हम लोग ये कह नहीं पाएंगे कि मतलब ये सिलेबस में नहीं है, कैसे आ गया, तो उसको भी हमें सॉल्व करना रहेगा या बताना रहेगा। तो ज़्यादातर मान लीजिए हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चुंबकीय गुण से देखेंगे तो क्वेश्चन देता है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि Fe3O4 क्या है। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। Fe3O4 क्या है, इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शन दे दिया। अब तुम लोगों को बताना रहेगा कि मतलब इनमें से चारों में से कौन सही होगा। तो फिर Fe3O4 जो होता है वो लौह चुंबकीय होता है। ओके, उसके बाद फिर मान लीजिए O2 दे रहा है, तो O2 जो होता है देखने में तो लगता है प्रतिचुंबकीय, लेकिन ये अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पीय में। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, इन सब में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, फिर शॉर्ट्स में उसको समझते हैं। क्रिस्टलीय और यहाँ लिख देते हैं अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब दोनों में कुछ अंतर कौन समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते क्या हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो कोई भी ठोस है या कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम लोग सॉलिड में बात कर रहे हैं तो सॉलिड में जो भी छोटे छोटे कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, अणु अथवा आयन हो, उनको हम लोग अवयवी कण कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टलीय हो या अक्रिस्टलीय सभी किससे बने होते हैं, अवयवी कणों से। अब वो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोग इसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए जो अवयवी कण है उसका व्यवस्था नियमित, मतलब निश्चित और नियमित है, या फिर नियमित और निश्चित रूप से है। ठीक है ना, मतलब फिक्स स्थान है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। और यदि मान लीजिए उसी अवयवी कण का नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं है,
तो उसको हम लोग कहेंगे अक्रिस्टलीय। मतलब ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें अवयवी कणों का दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है। क्या होता है? दीर्घप्रासी, मतलब कुछ दूरी तक। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से होगा कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से अवयवी कण हैं तो कुछ दूर तक जाएंगे तो ये एक सीधा पैटर्न मिलेगा, या मान लीजिए ए बी करके है तो ए बी कुछ टाइम तक मिल सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक बड़ा रहेगा तो एक छोटा यहाँ भी हो सकता है, फिर छोटा हो सकता है, फिर बड़ा। मतलब इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है कि कहाँ पर बड़ा हो जाएगा, कहाँ पर छोटा, या कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ये प्लस है तो प्लस माइनस इस प्रकार से, मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ पर ऐसा कुछ भी रेगुलर नहीं होता। ठीक है, तो इसकी फिर आगे देखेंगे इसकी आकृति इन दोनों की, तो इसकी आकृति जो होती है निश्चित होती है और इसकी अनिश्चित। मतलब क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित और अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति जो होती है अनिश्चित होती है। ठीक है, फिर हम लोग गलनांक की बात करेंगे। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण कह सकते हैं या फिर शार्प होता है। मतलब शार्प कहेंगे या तीक्ष्ण कहेंगे, मतलब क्या हुआ कि फिक्स पॉइंट पे ही ये पिघलना स्टार्ट कर देता है। इसका गलनांक फिक्स होता है, जबकि मतलब निश्चित भी कह सकते हैं, इसका अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को हमें पिघलाना है तो उसके लिए यदि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है वो, तो 1000 टेम्परेचर जाने के बाद पिघलना स्टार्ट कर देगा और उसी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही वो पिघलता जाएगा और पूर्ण रूप से पिघल जाएगा। मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स हुआ ना इसका। लेकिन यदि अक्रिस्टलीय की बात करेंगे तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट हुआ है तो वो 1100, 1200, 1300, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते पिघलता रहेगा और टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है अवयवी कणों का। तो ये हो गया, मतलब आकृति भी इसकी निश्चित, इसकी अनिश्चित, और गलनांक देखेंगे तो इसका भी निश्चित और इसका अनिश्चित। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विदलन गुण। ठीक है, अब विदलन गुण का मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए हम लोग किसी धारदार औजार से यदि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस काटते हैं तो उसमें स्मूथ चिकना लेयर मिलता है। कट होने के बाद जो दो सरफेस मिल रहा है, लेयर मिल रहा है, वो चिकना मिलेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता, इसमें चिकना लेयर नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए गिलास को काटेंगे हम तो उसमें चिकना लेयर नहीं मिलता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम लोग दैशिकता। ठीक है, तो ये विषम दैशिक होता है, ये समदैशिक होता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जो क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय विषम दैशिक होता है और ये समदैशिक होता है। समदैशिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल हैं कहीं पर भी छोटा बड़ा या प्लस माइनस आ सकता है। तो इसमें किसी भी दिशा में जा रहे हैं तो दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल मिल ही जाएंगे, प्लस माइनस या छोटा बड़ा या ए बी, कुछ भी टाइप के, दोनों टाइप के प्रकार, मतलब जितने भी प्रकार के अवयवी कणों से बना है क्रिस्टलीय, सभी प्रकार के कण मिलते रहेंगे, किसी भी दिशा में जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किसी भी दिशा में जाके हम प्रत्येक प्रकार के परमाणु को नहीं पा सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं विषम दैशिक, इसको समदैशिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लोग क्रिस्टलीय में ले रहे हैं तो आयरन ले सकते हैं। ठीक है, Ag, Au, कॉपर। ठीक है, इस प्रकार से ETC आदि एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं सब क्रिस्टलीय होते हैं। और इसमें देखेंगे तो रबड़ हो गया, ग्लास हो गया और प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये हैं अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन और अक्रिस्टलीय से देता है कि जैसे मान लीजिए जो कांच होता है उसको हम लोग अतिशीतित द्रव मानते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कांच की बात करते हैं तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, उसमें बहने का गुण पाया जाता है। जिस प्रकार से द्रव बहता है तो द्रव तो फास्ट बहता है, लेकिन इसमें स्लोली, बहुत धीरे धीरे बहते हैं, लेकिन बहने का गुण पाया जाता है। और रीजन ये होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनके जो कण होते हैं मतलब निश्चित और नियमित नहीं होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ग्लास कहीं बहुत पुराने मकान में है, खिड़कियों में देखा जाए तो कुछ टाइम मतलब बहुत दिनों के बाद क्या होता है कि जो ग्लास खिड़कियों में लगा था वो नीचे मोटा और ऊपर पतला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो कण होते हैं उनका फिक्स स्थान नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चले आते हैं, अधिक मॉलिक्यूल नीचे हो जाते हैं, जिससे यदि वो ग्लास है बहुत दिनों के बाद देखेंगे तो नीचे मोटा और ऊपर पतला हो जाता है और इसका कलर भी दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे वो ऊपर के मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, तो ये भी मतलब अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय तो इसके भी कण काफी दिनों तक रख दे तो ऊपर से हल्के हल्के मतलब कण जो होते हैं नीचे डायरेक्शन में आते जाएंगे। ठीक है, ऊपर पतला और नीचे मोटा हो जाएगा। तो इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम लोग ग्लास को, मतलब ग्लास अक्रिस्टलीय है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम ग्लास को क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पर। तो क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख चुके हैं दोनों में अंतर, ये सब फिर देख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस को मेनली 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले लिख देते हैं, बना लेते हैं चारों को, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण की, ठीक है, तो मेनली ये 4 प्रकार से बांटा गया है, जो कि पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक, उसके बाद फिर धात्विक,
और लास्ट में सासंयोजी या नेटवर्क ठोस होता है। ठीक है, तो इन चारों में देखेंगे तो एक एक करके चारों को समझ लेते हैं। फिर इसमें आणविक ठोस में 3 प्रकार होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसे मान लीजिए आणविक ठोस की बात कर रहे हैं तो ये अणुओं के द्वारा बना होता है। मतलब यदि अणुओं के द्वारा कोई ठोस बना है तो उसको हम लोग आणविक ठोस कहेंगे। जैसे मान लीजिए H2O से बना हो, NH3 अमोनिया से ठोस बना हो, HCl हो, CCl4 हो, ठीक है, CO2 हो, इन सबसे कोई ठोस बन रहा है तो इसको आणविक ठोस कहेंगे। इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, तो 3 प्रकार को इसी वक्त देख ही लेते हैं। अध्रुवीय ठोस, आणविक ठोस में पहला है अध्रुवीय। तो अध्रुवीय का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ध्रुव नहीं जनरेट होता। जैसे मान लीजिए हम लोग CCl4, एग्जाम्पल में CCl4 की बात करें, CCl4 हुआ। ठीक है, या फिर मान लीजिए हम लोग देखते हैं CO2 हुआ, मतलब सभी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। या फिर मान लीजिए हम लोग आर्गन AR सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, और I2 या फिर H2, इन सब का यदि हम लोग सॉलिड फॉर्म ले रहे हैं तो इसको हम लोग अध्रुवीय कहते हैं, क्योंकि इसमें ये देखेंगे तो कोई ध्रुव मतलब पोल प्लस माइनस जनरेट नहीं होता है। ठीक है, जैसे CCl4 हुआ, CO2 हुआ, या फिर AR हुआ, I2 हुआ, H2 हुआ। उसका दूसरा होता है ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब यदि इनको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस जनरेट होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग HCl सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद फिर SO2 भी हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ये भी प्लस माइनस में टूटता है, ETC आदि एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन बंधित ठोस का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बांड जिसमें पाया जाता हो, मतलब हाइड्रोजन बांड के कारण वो ठोस अवस्था में आते हो। जैसे हम लोग ले लेंगे ठोस अमोनिया या फिर बर्फ H2O ठोस फॉर्म है तो वो भी हाइड्रोजन बांड के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल हो जाएगा NH3 सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद फिर H2O भी सॉलिड फॉर्म में। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए जो आयनों के द्वारा बने हों, जो ठोस या सॉलिड आयनों के द्वारा बने होंगे उनको हम क्या कहेंगे, आयनिक ठोस कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो गया NaCl, ठीक है, CaF2, या फिर कह सकते हैं NaSO4, ये सब आएंगे ETC, ये सब आएंगे आयनिक ठोस के अंतर्गत। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस में जो कि धातुओं के द्वारा, जैसे मान लीजिए आयरन हुआ, Ag हुआ, सिल्वर मतलब, या फिर गोल्ड हुआ, या कॉपर हुआ, या मैग्नीशियम होते सब आ जाएंगे धात्विक ठोस के अंतर्गत, क्योंकि इनका जो ठोस होता है उसमें धात्विक बंध पाया जाता है। जैसे Fe हुआ आयरन, या फिर Ag हुआ, Au हुआ, ठीक है, या फिर Mg हुआ। इस प्रकार के जो ठोस होंगे इनको क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहेंगे। सहसंयोजी और नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें सहसंयोजी या नेटवर्क मतलब अपना नेटवर्क जाल बहुत अधिक फैलाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कार्बन, ठीक है, तो कार्बन में हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, तो ये सब आ जाएंगे सहसंयोजी। इसमें सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, मतलब साझा करते हैं आपस में, तो हीरा और ग्रेफाइट, ये जो ठोस होते हैं इनको क्या कहते हैं, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, आणविक ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, इनके प्रकार बताइए। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस में क्या आएगा एग्जाम्पल से, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो Na+ और Cl- से मिलकर सॉलिड बना है NaCl, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यदि ठोस अवस्था में तो NaCl में या आयनिक क्रिस्टल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जबकि वो पिघला हुआ अवस्था है या फिर मॉल्टेन स्टेट या फिर कह सकते हैं जलीय विलयन है तो उसमें विद्युत प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यदि NaCl ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। रीजन है कि कोई भी ठोस अवस्था में है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जैसे कोई भी मान लीजिए जो ठोस अवस्था में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही विद्युत प्रवाह का कारण बनते हैं, विद्युत को प्रवाह करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन जो इसमें प्लस माइनस आयन, जो प्लस माइनस आयन है वो भी बधे हुए हैं। जैसे NaCl, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस था तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण दोनों बच गए, तो यहाँ प्लस माइनस खाली नहीं है जिससे विद्युत का प्रवाह हो सके। लेकिन जब इसका हम लोग मॉल्टेन स्टेट लेते हैं, पिघला देते हैं, तो यहाँ से Na+ और प्लस Cl- मिलता है। अब देखिए प्लस माइनस आयन मिल गया, अब इसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, यही प्लस माइनस चार्ज या आयन जो होते हैं वो विद्युत के प्रवाह का कारण बनते हैं। या फिर मान लीजिए इसका जलीय विलयन लेंगे तब भी उसमें प्लस माइनस जनरेट हो जाएगा और उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस उसमें उपलब्ध नहीं होते हैं, यदि ठोस अवस्था है तो उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण ठोस अवस्था में आयनिक क्रिस्टल में, यदि मान लीजिए ठोस सॉलिड स्टेट में है तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जबकि जलीय विलयन में और मॉल्टेन स्टेट में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं फ्रैंकल व शार्टकी दोष और एफ केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसी प्रकार से शार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर आयनिक क्रिस्टल का ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 दे देगा इसमें कौन सा आयनिक क्रिस्टल होगा या फिर कौन सा सहसंयोजी होगा, कौन सा धात्विक होगा। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से देख लेना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रैंकल दोष, शार्टकी दोष और एफ केंद्र के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैंकल और शार्टकी दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष और यहाँ लिख देते हैं
शॉटकी दोष। ठीक है, तो देखिए जैसा कि नाम है फ्रैंकल और शॉटकी, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। ठीक है ना, याकॉब फ्रैंकल ने खोजा था, जिसके कारण इसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। और यहाँ पर वाल्टर हरमान शॉटकी ने इस मतलब दोष को खोजा था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। वाल्टर हरमान शॉटकी ने 1930 में खोजा था। ठीक है, और इसको 1926 में। तो अब देखते हैं शॉटकी और फ्रैंकल दोष होता क्या है। तो देखिए जैसा कि नाम है फ्रैंकल दोष, तो यदि हम मान लीजिए किसी भी आयनिक क्रिस्टल को देख रहे हैं, तो आयनिक क्रिस्टल में जब कोई आयन या फिर जालक बिंदु कह सकते हैं अपना स्थान छोड़ के अंतरा आकाशीय स्थल ग्रहण कर लेता है, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैंकल दोष की। तो जब किसी जालक क्रिस्टल या फिर आयनिक क्रिस्टल में कोई भी जालक बिंदु अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी, अंतराकाशी का मतलब वो जो परमाणुओं के बीच में जगह होती है, मतलब जो परमाणुओं के बीच में स्पेस होता है। तो जब कोई परमाणु या आयन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और वो बीच में किसी परमाणु के बीच में चला जाएगा, अपना स्थान छोड़ देगा, तो उस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। ठीक है, और ये फ्रैंकल दोष जो होता है लगभग उस आयनिक यौगिक में पाया जाता है जिसमें आयनों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए प्लस माइनस आयन है, तो उन आयनों का साइज जो होता है, साइज में अधिक अंतर हो, जिससे उसमें मतलब अंतराकाश बन सके, मतलब अंदर जगह बन सके, और कोई भी परमाणु अणु अथवा आयन आपस में एक जगह से अपने स्थान से निकले और उस बीच में चले जाएं। ठीक है, जिससे उसमें दोष आएगा, इस दोष को क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए फ्रैंकल दोष में देखते हैं तो होता क्या है कि इस प्रकार से यदि हम लोग बनाएं, तो देखिए यहाँ से जो छोटे परमाणु होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, उनको हम धनात्मक कहते हैं। धनायन जो होते हैं छोटा साइज होता है और ऋणायन का बड़ा होता है। तो यहाँ से कोई भी मान लीजिए यहाँ से निकला और इस बीच में आ गया, ठीक है, दूसरे कलर से बना देते हैं, यहाँ रिक्त स्थान हो गया और यहाँ का परमाणु निकल के, आयन निकल के यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, रिक्त स्थान हो गया। ठीक है, लेकिन ये परमाणु निकला तो है, लेकिन एक क्रिस्टल के अंदर ही है, तो जिससे इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसका घनत्व ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। इससे भी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वह विकल्पीय में कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फ्रैंकल दोष है तो उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम लोग बात करते हैं शॉटकी में, तो यहाँ पर देखिए जो मतलब इसको समझते हैं प्लस माइनस से। ठीक है ना, कि ये छोटा वाला प्लस है, बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस है और बड़ा वाला माइनस, प्लस माइनस, और इसी प्रकार यहाँ भी प्लस माइनस से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी में ऐसा होगा प्लस माइनस। तो इसमें ये फ्रैंकल में हम लोग क्या देखे हैं कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, कोई भी आयन मतलब किसी क्रिस्टल जालक में आयन अपना स्थान छोड़ के बीच में कोई स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जिसको हम लोग अंतराकाशी कहते हैं, अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। तो देखिए यहाँ से वो निकला और अंतराकाशीय स्थल यहाँ पर ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोष होगा उसको हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई धनायन ऋणायन समान संख्या में इस क्रिस्टल से निकल के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं शॉटकी, मतलब 60 हो जाता है। तो साइंटिस्ट का नाम, लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शॉटकी होता है, तो शॉटकी दोष में क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है वो 60 हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा नहीं होता लेकिन 60 कहते हैं क्योंकि प्लस माइनस निकल गया। अब इसमें घनत्व की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से एक माइनस को गायब कर देते हैं और यहाँ से इस प्लस को। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान बन गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस बाहर चले गए, प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, शॉटकी दोष कहते हैं, शॉटकी डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घनत्व में कमी आ जाती है क्योंकि क्रिस्टल उतना ही बड़ा है, सब कुछ आयतन उतना ही है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान में कमी आई, इसलिए घनत्व में कमी, मतलब इसका घनत्व शॉटकी दोष होने के बाद घनत्व में कमी आती है, जबकि फ्रैंकल दोष के होने के बाद घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसको हम लोग विस्थापन दोष भी कहते हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ से परमाणु विस्थापित हो गए हैं जबकि यहाँ से निकल के बाहर चले गए। तो हम लोग देखते हैं यह केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक में ऋणायन के द्वारा, कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें ऋणायन के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसको हम लोग यफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्रिस्टल जालक है तो उसमें ऋणायन के द्वारा रिक्त स्थान होता है, उत्पन्न होता है, और उस रिक्त स्थान में यदि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, यफ केंद्र कहते हैं। अब बात आती है कि यफ केंद्र में यफ क्या होता है, क्यों इसको यफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यफ केंद्र को जर्मन भाषा या जर्मन शब्द फार्वेन जेंटर
जेंडर से लिया गया, ठीक है। फॉर्मल जेंडर जिसका अर्थ होता है कलर सेंटर, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग यफ केंद्र या फिर कलर केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है, रंग केंद्र भी कह सकते हैं। तो यफ कहाँ से लिया गया है? फॉर्मल जेंडर से, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि यफ केंद्र किसे कहते हैं कि यदि मान लीजिए हम लोग कोई आयनिक क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी आयनिक क्रिस्टल को क्षार धातु की वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आयनिक क्रिस्टल से एक ऋणायन निकल के क्षार धातु से मिल के क्षार धातु को न्यूट्रल कर देता है। जैसे मान लीजिए NaCl ले रहे हैं तो मतलब Cl निकल के क्रिस्टल से Na से मिलकर NaCl बना लेगा, तथा जो Cl के द्वारा रिक्त स्थान हुआ है उसमें Na के द्वारा निकला इलेक्ट्रॉन जाके ग्रहण हो जाता है, ठीक है, बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जो बना उसको हम लोग कहते हैं यफ सेंटर, ठीक है। और जिससे NaCl है तो NaCl का कलर भी चेंज हो जाता है, व्हाइट से येलो हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यफ केंद्र पूछ रहा है, या फिर इस प्रकार से लिखना होगा कि जब हम लोग किसी आयनिक क्रिस्टल को लेके क्षार धातु की वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस आयनिक क्रिस्टल से एक ऋणायन निकलता है जिसके स्थान पर जाके इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है, ठीक है, जिससे उसका कलर भी चेंज होता है। मान लीजिए NaCl लिए हैं तो येलो है, येलो से यदि NaCl लिए हैं तो व्हाइट है, व्हाइट से येलो हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम लोग KCl ले रहे हैं तो KCl को हम लोग के वाष्प की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसका कलर बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए LiCl लिए हैं तो LiCl में क्या होता है, LiCl को हम लोग Li के वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसका कलर भी चेंज होकर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यफ केंद्र भी कह सकते हैं, या और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका भी एक ही आंसर होगा। पूछ सकता है कि NaCl का कलर पहले व्हाइट फिर येलो क्यों हो जाता है। फिर पूछ सकता है धातु अधिक दोष किसे कहते हैं, तो भी ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी बताया गया NaCl का। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं एकल कोशिका के संकुलन क्षमता के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें एकक कोशिका के संकुलन क्षमता के बारे में तो मतलब क्या हुआ कि एकक कोशिका कोई यूनिट सेल है, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब उस यूनिट सेल में कितने परमाणु लगे हैं। अब उस परमाणु के द्वारा उस यूनिट सेल में कितना जगह ऑक्युपाइड किया जा रहा है, फुलफिल किया जा रहा है या भरा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है तो उसमें एक बॉल रखे हैं, फुटबॉल रखे हैं तो कितना जगह ले रहा है, 2 रखेंगे तो कितना जगह लेगा और कितना बचेगा, 3 रखेंगे तो कितना, ठीक है। इस प्रकार से तो वो डिपेंड करता है कितने कितने परमाणुओं से वो एकक कोशिका बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC, उसके बाद फिर BCC, उसके बाद फिर FCC, उसके बाद ECC आता है, लेकिन वो भी ECC में 2 ही परमाणु होते हैं और 2 ही BCC में, तो दोनों लगभग सेम होते हैं, इंटरसेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कितने परमाणु से कौन बना होता है। SCC में टोटल कितने परमाणु होते हैं, 1, ठीक है, क्योंकि SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने परमाणु लगे होते हैं, 1 परमाणु, और BCC यूनिट सेल में कितने, टोटल 2, ठीक है, FCC में 4। अब इससे कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शनल के रूप में भी पूछा जाता है, वो पूछा है SCC, BCC, FCC में टोटल परमाणुओं की संख्या जो कि 1, 2 और 4 होता है। फिर इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें यदि हमें संकुलन क्षमता निकालना है तो इसके लिए जानना जरूरी है कि इसके कोर की लंबाई A और इसमें जो परमाणु लगा हो जिसको हम लोग एक गोला मान रहे हैं उसके रेडियस R में क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बनाएं एक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, देखिए तो यहाँ से जिन परमाणुओं से ये बना हुआ है इसका रेडियस R मान लेते हैं और एक कोर की लंबाई A मान लेते हैं। तो A और R में रिलेशन पता होगा तभी हम लोग संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, या फिर कभी कभी इन दोनों के रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछ लेता है या रिलेशन ऑप्शनल पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि A R में क्या रिलेशन होगा। या CC के लिए देखेंगे तो यहाँ पर होता है R = A/2, मतलब जो इसकी कोर की लंबाई उसका आधा कर दें रेडियस निकल जाएगा। और BCC के लिए देखेंगे तो यही होता है R = √3A/4, ठीक है। FCC के लिए हो जाता है R = √2A/4, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग A/2√2, ठीक है। कैंसिल करेंगे इसको, कैंसिल आउट √2 से √2 को, तो फिर यहाँ आ जाएगा 2√2। तो देखिए, और उसके बाद फिर संकुलन क्षमता की बात करेंगे। अब इसी से निकाला जाता है इन सब का टोटल कितने परमाणु होते हैं, कितना होता है। उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला देखते हैं, फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें संकुलन क्षमता, ठीक है, SCC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए, ठीक है। तो यहाँ यदि हम लोग देखते हैं SCC के लिए संकुलन क्षमता मतलब क्या हुआ कि इस यूनिट सेल में SCC है तो एक ही परमाणु लगा है, तो एक परमाणु के द्वारा टोटल कितना स्थान ग्रहण किया जा रहा है और कितना बचा। तो जो ग्रहण किया जा रहा है मतलब फुलफिल किया गया है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता। यदि हम लोग बात करें SCC के लिए परसेंटेज में निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, तीनों के लिए संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, मतलब इसमें कितने क्रिस्टल जालक, मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक में कितने अवयवी कण या परमाणु या अणु जो भी लगे हैं, गोला माना गया जिसको, इसमें 2 लगे हैं तो यहाँ पर दोनों का आयतन, अब गोला माना गया तो यहाँ आयतन रखेंगे 4/3 πr3, गोले का आयतन होता है, 2 लगाया तो 2 ×
4/3πr³, 4 लगाया तो 4 गुणे 4/3πr³, और यहाँ 1 है तो 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेडियस का वैल्यू जो आएगा, रेडियस का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से रखेंगे a/2 √3a/4 √2a/4, ठीक है। तो यहाँ से संकुलन क्षमता निकालना होगा, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, नीचे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन मतलब a³, यहाँ टोटल आयतन देखेंगे, एक कोर की लंबाई a तो आयतन a³ b इक्वल, तो यहाँ नीचे a³ और ऊपर 4/3πr³ इंटू, यदि SCC है तो 1, BCC है 2 से गुणा, FCC है 4 से गुणा। तो प्रत्येक का डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं और निकालने के लिए पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। तो एग्जाम में पूछेगा तो हमें डिटेल में करना होगा। यदि आप लोगों को डिटेल में देखना है ये सारे पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए क्रिस्टलीय के स्टेट ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, फ्रैंकल शॉर्टकी और एफ केंद्र और एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, तो इन सब का डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के नाम से है, इस पर डाला गया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये सीसी के लिए जो आता है वो होता है 52.4%। यदि हम लोग यहाँ पर देखिए संकुलन क्षमता का ये फार्मूला और परसेंटेज संकुलन क्षमता निकालना है तो यहाँ इंटू 100 कर देते हैं, तो 52.4% आता है सीसी के लिए, और BCC के लिए जो आता है वो 64 आता है, ठीक है, 64%। यहाँ पर 68% होता है, 68%, ठीक है। और FCC की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है 74% ठीक है। तो इस प्रकार से होता है SCC, BCC और FCC के लिए संकुलन क्षमता। अब इसका डिटेल पूछता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछेगा, ऑप्शन में पूछ भी सकता है कि BCC के लिए कितना होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन ज़्यादातर पूछता है तो डेरिवेशन करना पड़ता है, निकाल के बताना होता है। तो हम लोग परमाणु की संख्या और रेडियस में रिलेशन, रेडियस और उसके कोर की लंबाई में रिलेशन, उसके बाद फिर इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक का आयतन रख के, जो कि पीछे मतलब पिछले वीडियो में डिटेल में बताया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं, ओके। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे एकक कोशिका का घनत्व, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब जैसे जो वाइड्स होते हैं, रिक्तिका होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिट सेल है तो उसमें 2 प्रकार की रिक्तिका होती हैं, एक होता है चतुष्फलकीय, एक होता है अष्टफलकीय, ठीक है। तो ये जो रिक्तिकाएं होती हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यदि हम लोग मान लीजिए इसमें 1 परमाणु लगा, इसमें 2, इसमें 4, तो यदि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल रिक्तिका, तो टेट्राहेड्रल रिक्तिका की बात करेंगे तो उसका फार्मूला होता है 2 × n। n का मतलब हुआ कि SCC के लिए निकाल ले रहे हैं तो यहाँ परमाणु की संख्या 1, n का मान 1, BCC के लिए n का मान 2, FCC के लिए n का मान 4। तो मान लीजिए हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात करें, टेट्राहेड्रल वाइड्स की बात करें, ठीक है, रिक्तिका, तो पूछा जाए कि BCC के लिए टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा, तो BCC के लिए टेट्राहेड्रल जो होगा वाइड्स वो हो जाएगा 2 × n का मान 2 = 4, मतलब 4 चतुष्फलकीय रिक्ति होगी किसमें, BCC में। यदि मान लीजिए FCC की बात करें तो यहाँ 2 × 4 = 8, ठीक है। अब फिर बात करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इक्वल होता है n, मतलब टोटल नंबर ऑफ परमाणु, जिस यूनिट सेल में जितना परमाणु लगा है उस यूनिट सेल में उतना ही अष्टफलकीय रिक्ति होगी, जिस यूनिट सेल में जितना परमाणु लगा है उसका दुगना उस परमाणु में चतुष्फलकीय रिक्ति होगी, मतलब चतुष्फलकीय दुगना और अष्टफलकीय उसी के परमाणु की संख्या के बराबर, ठीक है। तो पूछ लेता कभी क्वेश्चन में कि मतलब कोई भी दे दिया कि एक BCC यूनिट सेल है, अब BCC जो है A और B से मिलकर बना है, ठीक है, A और B से मिलकर बना है, इस प्रकार से A और B से, इसमें A के द्वारा A BCC मतलब A से BCC बना हुआ है, तो टोटल A का मान कितना हो गया 2, और B जो है इसके टोटल चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति इसमें कितना होता है 4, तो यहाँ पर B कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो AB2, ये हो गया इसका सूत्र। ऐसा भी क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो इसको भी थोड़ा देख लेना, ओके। तो बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बाकी एकक कोशिका का घनत्व और इसमें डिटेल न्यूमेरिकल, और उसके बाद क्रिस्टल की मात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल, फिर इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो रहा है, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और अच्छे से देख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम लोगों को लगे रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेना है फिर अगले दिन से पढ़ने का मन ही नहीं करे, ठीक है। धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके और हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा पेपर अच्छा होगा। ये सब नहीं सोचना है कि मतलब हमको कुछ आ नहीं रहा है, पेपर कैसे देंगे या कैसा होगा, ठीक है। जैसा कि कहते हैं कि होके मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, होके मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, ठीक है। होके मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे,
धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। ठीक है, तो फिर अब बाकी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।